हाई क्लास, आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ। जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में छोटा सा डिस्कशन करूंगा बच्चों कि व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, तो 9th क्लास से हमने पढ़ा है बच्चों दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड द एटम। इवन हमने ये पढ़ा है बच्चों दैट एटम आर मेड अप ऑफ वेरी एलिमेंट्री पार्टिकल्स that is electron, proton and neutron. It means in an object we have some elementary particles, proton, neutrons and electron. Every object have these elementary particles, proton, neutron and electron. और बच्चों ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ये बॉडीज मान लो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है बच्चों एक फोर्स से, जिस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर बच्चों कोलम्बिक फोर्स। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किस अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बिक फोर्स कह रहे हैं। बच्चों एक और चीज, जैसे ऑब्जेक्ट्स है, मान लो इस ऑब्जेक्ट का एक मास है, दोनों बॉडीज का, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय एन फोर्स दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज G(m1m2) by r²। इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब बच्चों दो चीजें हैं मेरे पास, यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट कर रहे हैं। बच्चों ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मास। इफ दीज ऑब्जेक्ट हैव अ मास, दे हैव दिस काइंड ऑफ फोर्स दैट इज अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इफ मास इज नॉट कंसीडर, तो ये फोर्स भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब जिस तरीके से बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास रिस्पॉन्सिबल है, मतलब मास इज दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच दिस फोर्स इज क्रिएटेड, इन द सेम वे दीज एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव सम इलेक्ट्रिक चार्ज। These elementary particles have some elementary charge due to which these forces are created. In the same way बच्चों जैसे gravitational force है, this gravitational force is created from the mass. If the body have a mass, then they can attract each other by gravitational force. In the same way, if the elementary particles have the charge, they can attract, they can repel each other. तो what is electric charge? Is an elementary particles. एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास ऐसी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एक दूसरे पे एक फोर्स लगा पाते हैं। अगर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास ये प्रॉपर्टी ना हो तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम यहाँ डिफाइन करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बच्चों, तो दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री particles. What are the elementary particles? They are the electron, protons and neutron. Neutron जो अनचार्ज है। Intrinsic property of elementary particle due to which they exert electric force between them, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या बच्चों, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट हुआ है। अगर बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, इनके पास चार्ज नहीं होता, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाते बच्चों, ठीक है। और इसलिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं, एलिमेंट्री आयंस के पास भी होता है, ठीक है। तो चार्ज क्या है? चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। अब बच्चे चार्ज जो है बच्चों, ये हमारे पास दो तरह का होता है। छोटी क्लास में पढ़ा आपने, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक चीज आपको मैं यहाँ बताऊं बच्चों, ध्यान सुनेगा। दो तरीके का चार्ज होता है हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और जिस तरीके से बच्चों आपके पास दो मास बॉडीज थी ना, दो मास बॉडी थी r डिस्टेंस पे, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, सेंटर के बीच डिस्टेंस होता है। तो जिस तरह दो मास बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, G टाइम्स m1m2 by r²। इन द सेम वे बच्चों अगर आपके पास कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं और जिनके सेंटर के बीच में r डिस्टेंस, ये चार्ज आपका पॉइंट चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज एक जगह पे लोकेटेड है।
अगर मेरे पास से मार्कर है और इस पे पूरे पे चार्ज है तो मैं इसको पॉइंट चार्ज नहीं, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कहूंगा कि ये चार्ज पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दो तरीके के चार्ज होते हैं बच्चे, एक पॉइंट चार्ज, एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। पॉइंट चार्ज एक जगह पे लोकेटेड हो और डिस्ट्रीब्यूटेड एक जगह पर फैला हो बच्चों, ठीक है। तो जिस तरीके से दो मास बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, वैसे ही दो बॉडीज के बीच में बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, के टाइम्स, पढ़ेंगे इसको भी आगे हम लोग कूलम फोर्स में, ठीक है, के टाइम्स Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन बच्चों मुझे एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना था। क्या एक्सप्लेन करना था? मैंने आपसे कहा बच्चों कि चार्ज हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो जो आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव रिपेल करते, लाइक चार्ज रिपेल्स, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स, लाइक चार्ज रिपेल्स, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तो एक चीज देखो बच्चों कि अगर मेरे पास, सुनिए, अगर मैथमेटिकली मैं Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करता हूं, मैथमेटिक्स में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, या ये पॉजिटिव नेगेटिव है, या नेगेटिव है, मैथमेटिकली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि Q1 का साइन है और ये Q2 का साइन है, तो अगर हम बच्चों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैथमेटिकली क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव क्या आता है बच्चों? पॉजिटिव। तो मतलब यहां पर जब Q1 Q2 को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आया, जीरो से बड़ा आया। नेगेटिव भी क्या होता है? यहां भी मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव। यहां पे जब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं Q1 Q2 तो क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो एक ना बच्चों सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके दो चार्ज का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा है तो व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स? तो अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा है तो उसका नेचर बच्चों रिपल्सिव होता है। आप देख सकते हैं चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दो नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन जीरो से बड़ा आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब बच्चों इनके बीच में फोर्स कैसा है? रिपल्सिव है। पूछ सकता है आपसे एग्जाम बच्चों, इसी के लिए मैं आपको इस फॉर्मूले की तरफ लेके आया था। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, व्हाट इज दैट चार्ज? द चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे के बीच में ये अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी पे जाते हैं, इस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी पे जाते हैं कि क्या है इस चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों जो हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी वो है स्टूडेंट कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जो चार्ज होता है बच्चों ये हम लोग का क्वांटाइज्ड होता है बच्चों। बच्चों आपने वर्ड पहले भी सुना होगा क्वांटाइज्ड, कहां पे? केमिस्ट्री में 11th क्लास के आपने पढ़ा होगा कि बोर सर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी भी शेल में रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी, उसका रेडियस, उसका वेलोसिटी, उसका एंगुलर मोमेंटम सभी का उन्होंने फॉर्मूला दिया था और कहा था कि इनकी वैल्यू फिक्स होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। और क्वांटाइज का मतलब होता है बच्चों या तो कोई चीज पूरी तरीके से फिक्स हो या किसी चीज का मल्टीपल, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं होती। क्वांटाइज का कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है, क्वांटाइज का मतलब होता है कुछ डिस्क्रीट वैल्यू होना, कुछ फिक्स वैल्यूज का होना। तो बच्चों मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि चार्जेस क्वांटाइज का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स मान के चलते हैं एक ह्यूमन का वेट की बात करते हैं, ह्यूमन का वेट मतलब मास की बात कर रहे हैं, वेट तो अलग ही न्यूटन में आ जाता है, मास की बात करते हैं। तो अगर किसी पर्सन का 70 kg वेट है तो बच्चों 70.1 भी होता है। 70 मतलब कंटिन्यूसली चलता है, पूरी तरह से कंटिन्यू, मतलब 70 है, 70.1 भी हो सकता है, 70.2 भी हो सकता है, 70.3 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ चार्ज एक कंटिन्यूसली वैल्यू नहीं दे सकता, उसमें एक फिक्स चीज होती है। क्या फिक्स होती है बच्चों? देखिए ध्यान से कि मान लीजिए कि मेरे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। मान लीजिए बच्चों यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स हैं। बच्चों यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 20 प्रोटॉन्स हैं। दोनों ही न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ही कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। अब क्या किया बच्चों? इन दो बॉडीज को रब करना शुरू करा। जब दो बॉडीज को हम रब करते हैं, आपने कॉम वाला एग्जांपल भी पढ़ा होगा कई बार कि कॉम को जब रब करते हैं तो कॉम पीस ऑफ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लग जाता है। यहां पर भी क्या है बच्चों कि आपके पास दो बॉडीज है, दो बॉडीज को आपने रब करना शुरू करा। जब बच्चों दो बॉडीज को हम रब करते हैं तो वहां पे एक एनर्जी क्रिएट हो रहा होता है। क्या क्रिएट होता है? एनर्जी। सर्दियों के टाइम पे कई बार हम लोग हैंड रब करते हैं बच्चों ताकि एनर्जी क्रिएट हो फ्रिक्शन से और ताकि हमें वहां पे थोड़ा सा हॉटनेस मिल सके। वैसे यहाँ है बच्चों, दो बॉडीज को हम रब कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर।
रब करते हैं बच्चों तो एक एनर्जी क्रिएट होता है। उस एनर्जी के क्रिएट होने से क्या होता है बच्चों, इनमें से कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, वो ऑब्जेक्ट करता है बच्चों जिसका लोअर वर्क फंक्शन, लोअर वर्क फंक्शन। अब बच्चों कई बच्चों डाउट आ गया, सर ये वर्क फंक्शन क्या है, ये वर्क फंक्शन क्या है। बच्चों आप में फिर मैं बात करूं, 11th में पढ़ा आपने फोटोइलेक्ट्रिक फैक्ट में कि जो आपका वर्क फंक्शन होता है वो कितना मिनिमम एनर्जी इसको दिया जाए ताकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके, कितना मिनिमम एनर्जी दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके। तो मान लो बच्चों कि इसका वर्क फंक्शन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए, इसलिए जल्दी लॉस कर देता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि अगर दो बॉडीज को हम आपस में रब कर रहे हैं तो कौन सी बॉडी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, क्योंकि उसको कम एनर्जी मिलने के बाद ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। तो दो बॉडीज को जब आपने रब किया बच्चों, तो जिसका वर्क फंक्शन कम था उसने एनर्जी व इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा बच्चों तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा हो चुका है जिसपे चार्ज आ गया प्लस ई और इस पे कम आ गया बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस। सोचिए बच्चों का 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होता तो प्लस 2e माइनस का 2e। अब देखिए बच्चों ये 1 मतलब प्लस ई आया, फिर प्लस 2e आया, अगला आएगा बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन लॉस का प्लस 3e प्लस 4e। अब देखिए बच्चों 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, और इसके बीच की वैल्यू तो नहीं आई ना, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तो ये थोड़ा ना कंटिन्यूअस वैल्यू आ रही है, फिक्स आ रही है कि हमेशा e के साथ इंटीग्रल मल्टीपल हो, हमेशा e के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉमन सेंस लगाओ तो 1.1 होता है इसके आगे, तो 1.1 का मतलब 1.1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, पॉसिबल ही नहीं बच्चों। या तो एक लॉस होगा या 2 लॉस होगा या 3 लॉस होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये वैल्यूज आ रही हैं 1, 2, 3, 4 ये कंटिन्यूअस नहीं आ रही है। कंटिन्यूअस तब होता है बच्चों जब 1.1 भी होता, 1.2 भी होता, जैसे ह्यूमन का वेट होता है, अगर जैसे 70 है तो 71 ही नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि इसके बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, हो सकता है 70.1, 70.2, 70.3, तो वो आपका क्वांटाइज नहीं होता, ये क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब होता है कि या तो वो वैल्यू फिक्स है या किसी का मल्टीपल है, या तो वैल्यू बच्चों फिक्स है या किसी का मल्टीपल है, तो हम कहते हैं वो चीज क्या है, क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब बच्चों किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज हो सकता है वो हमेशा प्लस माइनस एन ई ही होगा। क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस एन ई ही होगा, इसके अलावा और कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है। और ये एन क्या होना चाहिए बच्चों, इंटीग्रल मल्टीपल। क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अगर बच्चों इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आया तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। Q is what? The charge on the body. E is the elementary charge. E is what? E is elementary charge. कहते हैं वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है बच्चों 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ द चार्ज। और बच्चों E जो है सबसे छोटा चार्ज नहीं होता है, इससे भी छोटा चार्ज यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं क्वार्क। मैं क्वार्क के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। अप क्वार्क डाउन क्वार्क पढ़ेंगे कि प्रोटॉन के अंदर न्यूट्रॉन के अंदर कितने क्वार्क होते हैं, कितने अप क्वार्क होते हैं, कितने डाउन क्वार्क होते हैं। फिलहाल बच्चों ध्यान रखिए किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज होता है वह प्लस माइनस एन ई होता है और एन हमेशा इंटीग्रल होना चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि इस चार्ज से रिगार्डिंग। जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख चुका हूं, कह रहा है विच ऑफ द चार्ज इज इम्पॉसिबल। कौन सा चार्ज है जो बच्चों की हमारा इसमें पॉसिबल नहीं है, कौन सा चार्ज है कि जो हो ही नहीं सकता बच्चों। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। जैसे पहला चार्ज है बच्चों, देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं। ये चार्ज हमें दे रखा है, चार्ज क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस एन ई। चार्ज कितना दे रखा है 4.8 10 की पावर माइनस 80। ई कितना होता है बच्चों 1.6 10 की पावर माइनस 90। ये टर्म बच्चों मल्टीप्लाई करा के डिवाइड 4.8 10 की पावर माइनस 80 1.6 10 की पावर माइनस 90 इज इक्वल टू एन। 3 आ गया बच्चों 10 की पावर माइनस 80, ऊपर आ जाएगा बच्चों 90, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 10, तो एन आ गया बच्चों हमारा 30। इसका मतलब बच्चों ये तो इंटीजर है, ये तो बच्चों इंटीजर है, इसका मतलब ये पॉसिबल है।
वैसे बच्चों आपको देखना है कि इन तीनों में से कौन सा चार्ज होगा जिसमें ये इंटीजर नहीं आएगा। अगर इंटीजर नहीं आया बच्चों, इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। जैसे बच्चों सेकंड को भी चेक करते हैं कि सेकंड चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। चलो देखते हैं बच्चों, सेकंड जो मैंने ऑप्शन में लिखा है कि वो पॉसिबल है चार्ज। 5.8 10 की पावर -18, 5.8 10 की पावर -18 क्यू हो गया बच्चों, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन नहीं पता, ई हो गया 1.6 10 की पावर -19, तो 5.8 10 की पावर -18 डिवाइड बाय 1.6 10 की पावर -19 इज इक्वल्स टू n बच्चों। तो ये आ गया हमारा 5.8, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1.6 के साथ बच्चों, ये आ रहा है 3.625 इंटू 10, जो कि n आ गया बच्चों 36.25, जो कि एक इंटीजर नहीं है। मतलब यह चार्ज पॉसिबल नहीं है। मतलब बच्चों कहने का यह है कि क्वांटाइज का मतलब क्या है। क्वांटाइज का मतलब होता है बच्चों कि अगर किसी बॉडी के पास जो चार्ज है वो इस E का मल्टीपल होना चाहिए, वो भी इंटीग्रल 1 2 3 4 5 से इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए, तो हम कहते हैं कि वह चार्ज क्या है बच्चों, क्वांटाइज्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चों, चार्ज क्या है, चार्ज कितने तरीके का होता है। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी मैंने आपसे डिस्कस करी है कि चार्ज क्या है बच्चों, क्वांटाइज्ड है। ठीक है, आई थिंक आप सभी को बच्चों क्लियर होगा कि चार्ज क्वांटाइज का मतलब क्या होता है। कि चार्ज क्वांटाइज अगर हम बोलते हैं, इसका मतलब वो कोई कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं लेता है, वो डिस्क्रीट वैल्यू लेता है। कंटिन्यूअस वैल्यू का मतलब होता है कि 1 के बाद 1.1 भी आ सकता है, 1.2 भी आ सकता है, लेकिन डिस्क्रीट का मतलब कुछ फिक्स वैल्यू का आना। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो इंटीग्रल मल्टीपल की ही बात हो रही है, तो आप बोलते हैं कि ये चीज क्वांटाइज्ड है। दूसरा बच्चों अगर हम बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें चार्ज की, कई सारी प्रॉपर्टीज है बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों कि चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है। जो चार्ज है बच्चों, दे आर एडिटिव इन नेचर। ये एडिटिव का मतलब क्या है बच्चों? एडिटिव का मतलब होता है कि अगर मेरे पास मान लीजिए एक सिस्टम है और इस सिस्टम में मैंने कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, +3q -2q +q प्लस का 3 मान लो 4q ऐसे प्लेस कर रखा है, और मैं आपसे बोलता हूँ सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो जब टोटल चार्ज आप निकालते हैं तो एडिटिव इन नेचर ये बोलता है बच्चों कि आप सभी चार्ज को इंडिविजुअली ऐड करें। जो सभी चार्जेस हैं आप उन चार्जेस को इंडिविजुअली ऐड कर ले, जैसे कि एल्जेब्रिकली आप ऐड करते हैं। तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा +3q -2q +q +4q, ये माइनस करते हैं बच्चों आ जाएगा q + 4q, जो कि आ जाएगा 6 टाइम्स q। दैट इज व्हाट यू मीन बाय द एडिटिव इन नेचर। एडिटिव नेचर होता है बच्चों कि चार्ज को आप बिल्कुल वैसे ऐड कर सकते हो जैसे स्केलर टर्म्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट लेक्चर है ये, ठीक है, और अभी मैं इस बार जो लेक्चर्स जितने डालने वाला हूँ बच्चों, 10th क्लास के तो पूरे चैनल्स पे अपडेटेड है, 12th के जो मैं लेक्चर डालने वाला हूँ बच्चों, उसमें आप लोगों को हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा। बस ये नहीं है कि सिर्फ आपको थ्योरेटिकल चीज़ें ही डिस्कस की जाएंगी, आपको कई सारे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए जाएंगे, और बाकी जो ऑफलाइन में चलता है बच्चों वो तो चलता ही रहेगा। और अब आप लोगों को थोड़े से लेक्चर्स वगैरह जो हैं वो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा और जल्दी से इस चीज़ों को कवर अप करें। तो अगले लेक्चर में बच्चों मैं आपसे क्वार्क के बारे में डिस्कस करूंगा, बची 2 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर इसके आगे बहुत सारी कहानी है बच्चों। ठीक है, अभी तो आप ये समझ लीजिए, जैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल चलो ज़्यादा बता ही देता हूँ कि एक और क्वेश्चन इस तरह से आता है बच्चों, चार्ज होता है वो है +-n। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि कप ऑफ पानी है बेटा, कप ऑफ वाटर में कितना चार्ज होगा। कप ऑफ वाटर, कप ऑफ वाटर में हमें नहीं पता कितना पानी है, एज्यूम करके चलते हैं कि 250 ग्राम पानी, 250 ग्राम। तो जो 250 ग्राम अगर वाटर है तो ग्राम को अगर आप मोलर मास से डिवाइड कर दो तो मोल बन जाता है कि नहीं, और अगर आप मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो 6.022 10 की पावर 23, तो ये पार्टिकल्स बन जाता है, मतलब मॉलिक्यूल बन जाएगा। वाटर में मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल, ठीक है ना, गिवन मास बाय मोलर मास। ये 250 ग्राम मैंने जूम किया, आपको एग्जाम में गिवन भी हो सकता है, ठीक है। तो गिवन मास बाय मोलर मास, मोल बन गया, मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूल बन गया। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि 250
बाई 18 6.022 10 की पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल आ चुका। इतने मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल है इस कप ऑफ वाटर। बच्चों वाटर का जो फॉर्मूला H2O उसमें हाइड्रोजन पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक, ठीक है। और कितना हाइड्रोजन है? 2। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। कितना ऑक्सीजन है? 1। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों। मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतना मॉलिक्यूल तो कितना इलेक्ट्रॉन? 250 बाई टी 6.022 10 के पावर 23 इंटू 10। इतना आपके पास क्या आ गया? इतना आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चों तो चार्ज निकालने में क्या है, क्या करना है चार्ज निकालते वक्त? Q इज इक्वल टू ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इंटू E। जैसे करेंगे आपका चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे आप इसको करेंगे, हल्का सा स्पेस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? चार्ज मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीच बीच में मर्ज करता रहूंगा बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थोड़ा क्वार्ट्ज के बारे में और दो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे।